तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोशन जियोग्राफी वाला में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन एनटीपीसी और एलपी की, जो साइंस का एक अहम मुद्दा है और साइंस बहुत बेहतरीन के साथ पूछा जाता है, जो कि हमारे विद्यार्थियों और हम सभी को परेशान करते हैं। तो चलिए इन सभी परेशानियों को दूर करते हैं और एक नया टॉपिक द्रव्य क्या है इसके बारे में समझते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। जैसे ठोस को द्रव में बदला जाए, द्रव को गैस में बदला जाए तो ये क्या कहलाता है, ये सभी के प्रश्नों के बारे में विस्तृत जानकारी हम लोग लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने है द्रव्य। तो द्रव्य क्या होता है? वह वस्तु जो स्थान घेरता है, जिसका द्रव्यमान होता है, उसे पदार्थ कहते हैं। यही सब द्रव्य है। सभी जीवित वस्तुएं जैसे पौधे, जानवर, मनुष्य, इन पदार्थों को कहा जाता है कि इनमें द्रव्यमान होता है और ये स्थान घेरते हैं। और सभी निर्जीव वस्तुएं जैसे पानी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सभी पदार्थ कहलाते हैं क्योंकि इनमें द्रव्यमान होता है और ये स्थान घेरते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं पदार्थ। व्हाट इज़ द सब्सटेंस? तो पदार्थ के विभिन्न प्रकार, द्रव्य के विभिन्न प्रकार को क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जैसे कागज़, लकड़ी, मिट्टी, लोहा, मोम, जल, दूध, वायु, ऑक्सीजन, संगमरमर, चूना आदि। ठीक है, तो जिन्हें पदार्थ नहीं कहा जा सकता, जैसे प्रेम, घृणा, मित्रता जैसी अमूर्त चीज़ों को पदार्थ नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इनमें द्रव्यमान नहीं होता है या स्थान नहीं घेरते हैं। नोट करिए, संसार की सभी वस्तुएं द्रव्य अर्थात पदार्थों से बनी होती हैं। जहाँ बात किया जाए लव, स्ट्रक्शन, हेट, ये सभी जो है पदार्थ नहीं होते हैं क्योंकि इनमें द्रव्यमान नहीं होता और यह स्थान नहीं घेरते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों को जनरली दो भागों में बांटा गया है। पहला है फिजिकल मैटर यानी भौतिक पदार्थ, दूसरा है केमिकल मैटर यानी रासायनिक वर्गीकरण। यानी पदार्थों का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है, एक भौतिक पदार्थ में और एक केमिकल पदार्थ में, मतलब केमिकल मैटर में। तो देखिए, भौतिक पदार्थ में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? हम लोग ठोस के बारे में पढ़ेंगे, द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे, गैस के बारे में पढ़ेंगे, प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे और बोस आइंस्टीन संघनन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो इसमें देखिए केमिकल में क्या होगा, इसमें हमको दो प्रकार के मिलेंगे, एक शुद्ध पदार्थ मिलेगा और एक मिक्सर मिलेगा यानी मिश्रण। तो शुद्ध पदार्थ में आपका आ जाएगा एलिमेंट्स यानी तत्व, और यौगिक आ जाएगा। इनको भी दो भागों में बांटा गया है, तत्व को दो भागों में बांटा गया है, धात्विक और अधात्विक, मेटालिक और नॉन मेटालिक में बांटा गया है। और कंपाउंड यौगिक जो है उसको भी दो भागों में बांटा गया है, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक में। ठीक है, मिक्सर को आपको पता ही है, सममांगी मिश्रण और मिश्रमांगी मिश्रण, इसमें दो भागों में बांटा गया है। चलिए कुछ पॉइंट ध्यान दिया जाए। पदार्थ के महत्वपूर्ण भौतिक गुण क्या होते हैं? पदार्थ जो है कणों से मिलकर बना होता है। कण का आकार बहुत छोटे होते हैं, कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, कण लगातार गतिमान होते हैं, कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है। चलिए आधुनिक विज्ञान के पदार्थों का वर्गीकरण करते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन संघनन है। रासायनिक संगठन में आपको देखने को मिलेगा तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो चलिए एक अब इन भौतिक अवस्थाओं के बारे में हम लोग जान जा रहे हैं। जैसे ठोस क्या है? ठोस का जो है निश्चित आकार और आयतन होता है। द्रव क्या है? द्रव निश्चित आयतन आकार। देखिए, द्रव का जो है आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। गैस न आकार होता है न आयतन होता है। प्लाज्मा आयनित गैस तारों और सूरज में पाई जाती हैं। बोस आइंस्टीन संघनन, ये क्या चीज़ है? अतिशीत अवस्था, जब परमाणु बहुत कम ऊर्जा पर एक ही क्वांटम अवस्था में आ जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम इनके ट्रांसफॉर्मेशन की। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। तो आपको हम बता दें, अगर सॉलिड है, अगर ये लिक्विड में बदल रहा है यानी ठोस से द्रव में बदल रहा है तो ये मेल्टिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मेल्टिंग मतलब गलनांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अगर कोई ठोस द्रव में बदल रहा है तो उसका मतलब वो गलनांक कहलाएगा। अगर कोई द्रव ठोस में बदल रहा है तो वह फ्रीजिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो वह फ्रीजिंग कहलाएगा। ठीक है, अगर वही कोई द्रव गैस में बदल रहा है तो वेपोरेशन कहलाएगा, और कोई गैस लिक्विड में बदल रहा है तो कंडेंसेशन कहलाएगा। वेपोरेशन मतलब संघनन और कंडेंसेशन मतलब वाष्पीकरण और कंडेंसेशन मतलब संघनन। अगर कोई गैस से प्लाज्मा में बदल रहा है तो इसको आयनोजिनेशन कहा जाता है,
और कोई प्लाज्मा जो है वह गैस में बदल रहा है तो उसको डिनोजिनेशन कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठोस द्रव गैस के अंतर के बारे में जानते हैं। तो ठोस का जो आकार होता है वह निश्चित होता है और द्रव का आकार तो निश्चित नहीं होता है, लेकिन बर्तन का आकार ले लेता है। गैस का आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है। देखिए, ठोस में आकार और आयतन निश्चित होता है, द्रव में सिर्फ आयतन निश्चित होता है, लेकिन गैस में ना आकार और ना आयतन दोनों निश्चित नहीं होते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे ठोस द्रव और गैस के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, यानी ठोस द्रव और गैस के गुणों के बारे में। तो इंटरमोलिकुलर स्पेस यानी कणों की दूरी के बारे में बात करेंगे। तो ठोस में कण जो होता है बहुत पास पास होते हैं, द्रव में कण थोड़े दूर होते हैं, लेकिन द्रव में कण बहुत दूर दूर होते हैं। अगर बात किया जाए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण बल की बात किया जाए तो ठोस में बहुत अधिक होता है आकर्षण बल, द्रव में मध्यम होता है और गैस में बहुत कमज़ोर होता है आकर्षण बल। बात किया जाए कणों की गति की, मोशन ऑफ पार्टिकल्स, तो ठोस में जो है केवल अपनी जगह कंपन करते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कणों की जो गति है वह ठोस में वह हल्का कम होता है लेकिन होता है, लेकिन द्रव में जो है वह आपस में फिसलते हैं। और गैस के बारे में बात किया जाए तो ये सभी दिशाओं में स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। अगर हम बात किया जाए पदार्थों की डेंसिटी की तो ठोस में जो है सबसे अधिक डेंसिटी देखने को मिलेगा, द्रव में माध्यम होता है और गैस में बहुत कम डेंसिटी होता है। ठीक है, डेंसिटी मतलब घनत्व। अगर बात किया जाए कंप्रेसिबिलिटी की यानी संपीड्यता की तो ठोस में लगभग असंपीड्य होता है, लेकिन द्रव में बहुत कम होता है और गैस में संपीड्यता बहुत अधिक होती है। कंप्रेसिबिलिटी गैस में बहुत अधिक होता है। अगर बात किया जाए फ्लो की यानी प्रवाह की तो ठोस में प्रवाह नहीं होता है, द्रव में प्रवाह होता है, गैस में प्रवाह बहुत आसानी से होता है। बात किया जाए डिफ्यूज़न की तो ठोस में डिफ्यूज़न बहुत धीमा होता है, लेकिन द्रव में डिफ्यूज़न बहुत अधिक होता है और गैस में तो बहुत ही अधिक होता है। और बात किया जाए ऊर्जा स्तर की, काइनेटिक एनर्जी की, तो ठोस में बहुत कम होता है काइनेटिक एनर्जी, लेकिन द्रव में माध्यम होता है, लेकिन गैस में सबसे अधिक काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलता है। अब यहाँ कुछ और पॉइंट हैं उनके बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो इसमें देखिए आयतन परिवर्तन पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो ताप व दाब ठोस में बहुत कम प्रभाव दिखाता है, लेकिन बात किया जाए तो द्रव की तो कुछ हद तक प्रभाव होता है, लेकिन बात किया जाए गैसों का तो इसमें अत्यधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। बात किया जाए रिजिडिटी की, प्रसरशीलता की, तो ठोस में कठोर और दृढ़ होता है, द्रव में कठोर नहीं होता है। और बात किया जाए गैस की तो बिल्कुल भी कठोर नहीं होता है। बात किया जाए ऊष्मा चालकता का, थर्मल कंडक्टिविटी की, तो धातु जो ठोस है उसमें अधिक देखने को मिलेगा, द्रव में कम देखने को मिलेगा और गैस में बहुत ही कम देखने को मिलेगा। उदाहरण के लिए ठोस के उदाहरण कौन से हैं? लोहा, लकड़ी, बर्फ़। और द्रव का जैसे हुआ पानी, दूध, तेल। और गैस में आ जाएगा आपका वायु, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं प्लाज्मा की। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं। तो प्लाज्मा, इसको द्रव्य की चौथी अवस्था कहा जाता है। ये मूल रूप से आयनित होते हैं, इनमें धनायन और मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। प्लाज्मा के कण हाई एनर्जी स्टेट में होते हैं, बहुत हाई एनर्जी स्टेट में होते हैं और बहुत तेज़ गति करते हैं। ये अवस्था केवल अधिक तापमान, विद्युत ऊर्जा मिलने पर बनती है और प्लाज्मा जो है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होता है। इसे कभी कभी चौथी आग की अवस्था कहा जाता है। ये हमारे एग्ज़ाम में पूछा गया है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, पूछा जाता है चौथी आग की अवस्था, स्टेट ऑफ फायर किसे कहा जाता है? तो ये प्लाज्मा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्लाज्मा को कहा जाता है।
चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थ की तीन मुख्य अवस्थाएं हैं, आपको पता है, ठोस, द्रव, गैस। इन अवस्थाओं में ऊष्मा के आदान प्रदान के कारण परिवर्तन होता है। तो चलिए देखते हैं इन परिवर्तनों को। अगर कोई ठोस द्रव में बदल रहा है, ठीक है, कोई ठोस द्रव में बदल रहा है तो इसको क्या कहेंगे? मेल्टिंग, फ्यूजन यानी गलन और पिघलना कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? गलन। ठोस पदार्थ ऊष्मा लेने पर द्रव में बदल जाता है। ठोस पदार्थ जो है अगर उसको ऊष्मा दे दें तो वह द्रव में बदल जाता है। जैसे बर्फ़ को अगर ऊष्मा दे दें तो यह पानी में बदल जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं फ्रीजिंग यानी जमना। इसी का उल्टा होता है। द्रव ऊष्मा खोने यानी लॉस ऑफ हीट पर ठोस बन जाता है। अगर कोई द्रव है और उसमें से ऊष्मा हटा दिया जाए, मतलब उसमें से ऊष्मा को ख़त्म कर दिया जाए, तो एक ठोस बन जाएगा। जैसे पानी है, पानी में अगर ऊष्मा को हटा देंगे तो ये बर्फ़ बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग द्रव के बारे में बात करते हैं। तो द्रव को किस में बदला जाता है? गैस में। जब द्रव को गैस में बदला जाता है तो इसको इवापोरेशन कहा जाता है। इवापोरेशन यानी वाष्पीकरण कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जब द्रव को गैस में बदला जाता है। द्रव पदार्थ धीरे धीरे वाष्प में बदल जाता है। एग्जाम्पल, पानी का वाष्प बनकर उड़ना इवापोरेशन है। इसमें आता है बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक। तो जब द्रव अपने क्वथनांक पर पहुंचता है तो तेज़ी से गैस में बदलता है। क्या? तेज़ी से गैस में बदलता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी का भाप में बदलना क्वथनांक है। ठीक है, बात करते हैं कंडेंसेशन की यानी संघनन की। तो गैस ऊष्मा खोकर एक द्रव में बदल जाता है। जैसे जलवाष्प का पानी में बदलना, ये संघनन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संघनन कहलाएगा। तो चलिए हमारा थर्ड प्रॉपर्टीज मतलब तीसरा है ठोस का गैस में बदलना। क्या कहलाएगा? एक मिनट। तो दोस्तों हम बात करेंगे पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थ की जैसे कि तीन अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस। आपको पता ही है इन अवस्थाओं के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। चलिए इन्हीं आदान प्रदान को देखने के लिए हम लोग यहाँ पर कुछ पॉइंट है जो हमारे एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई पदार्थ अगर ठोस से द्रव में बदल रहा है तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको मेल्टिंग कहेंगे यानी गलन यानी पिघलना कहलाएगा। ठोस पदार्थ ऊष्मा लेने पर द्रव में बदल जाता है, जैसे बर्फ़ का पानी में बदलना। और फ्रीजिंग क्या होता है? जब कोई द्रव ठोस में बदलता है तो फ्रीजिंग कहलाता है। द्रव ऊष्मा खोने पर ठोस हो जाता है। अगर कोई द्रव उसमें से ऊष्मा हटा दिया जाए तो वह द्रव में बदल जाता है। तो कोई ठोस पदार्थ अगर गैस में बदल रहा है तो उसको क्या कहेंगे? बताइए क्या कहेंगे? तो इसको उर्पातन यानी इसमें दो प्रकार के देखने को मिलेगा। एक सब्लिमेशन देखने को मिलेगा और डिपोजिशन देखने को मिलता है। उर्पातन, अगर कोई ठोस है सीधे गैस में बदल रहा है तो उसको उर्पातन कहेंगे। जैसे कपूर एक ठोस है, उसको अगर गर्म कर दिया जाए तो सीधे गैस में बदल जाता है। इस प्रोसेस को उर्पातन कहा जाता है। ठीक है, इसमें जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेंगे, जैसे ठोस सीधे गैस में बदल जाता है, बीच में द्रवावस्था नहीं आती है, तो वह क्या कहलाएगा? उर्पातन कहलाएगा। जैसे कपूर हो गया, नैप्थलीन हो गया। ठीक है, ऐसे हम बात करते हैं डिपोजिशन यानी संचय और निक्षेपण। क्या होता है? गैस का सीधे ठोस में बदल जाना। उल्टा, गैस का सीधे ठोस में बदल जाना संचयन एवं निक्षेपण कहलाता है। गैस सीधे किस में बदल जाता है? ठोस में बदल जाता है। जैसे बर्फ़ की परत का जमना। ठीक है, तो ये सीधे गैस से किस में बदल जाता है? गैस से सीधे ठोस में बदल जाता है। चलिए अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की, गलनांक के बारे में। तो मेल्टिंग पॉइंट ये वह न्यूनतम तापमान जिस तापमान पर कोई ठोस द्रव में बदल जाता है, गलनांक कहलाता है। गलनांक क्या है? वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई ठोस द्रव में बदल जाता है, गलनांक कहलाता है। इस तापमान पर ठोस और द्रव दोनों अवस्थाएं संतुलन में रहती हैं और प्रत्येक पदार्थ का एक विशिष्ट गुण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नए टॉपिक पर। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए एग्जांपल के लिए अगर पूछा जाए बर्फ़ का गलनांक कितना होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। सोने का गलनांक हमारे एग्जाम में पूछा गया है तो इसका याद कर लीजिए 1064 डिग्री सेल्सियस होता है। और लोहा का गलनांक जो होता है वह 1538 डिग्री सेल्सियस होता है। बॉइलिंग पॉइंट की बात किया जाए तो वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई द्रव तेज़ी से गैस में बदल जाता है तो वह बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है यानी क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वथनांक।
वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई द्रव तेज़ी से गैस में बदल जाता है तो वह बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, यानी क्वथनांक कहलाता है। बात किया जाए क्वथनांक पर, तो वाष्प द्रव जो होता है यानी वेपर प्रेशर बराबर होता है वायुमंडलीय दाब के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वायु दाब किसके बराबर होता है? तो वाष्प दाब वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है? बाहरी वायुमंडल दाब एटॉमिक प्रेशर के बराबर होता है। यह सभी प्रत्येक द्रव का विशिष्ट गुण है। पानी का क्वथनांक के बारे में बात किया जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लगभग 1 एटीएम दबाव पर होता है, एटॉमिक प्रेशर पर होता है। पारा का क्वथनांक 357 डिग्री सेल्सियस होता है। एल्कोहल का क्वथनांक जो होता है वह 78.37 डिग्री सेल्सियस होता है। बात किया जाए यहाँ पर चेंजिंग की, तो सॉलिड का द्रव में बदलना मेल्टिंग कहलाएगा और द्रव का ठोस में बदलना फ्रीजिंग कहलाएगा। लिक्विड का गैस में बदलना वेपोरेशन होता है और गैस का लिक्विड में बदलना कंडेंसिंग कहलाता है। पदार्थ की अवस्थाओं में ऊष्मा का प्रभाव ठोस में देखने को मिलेगा। प्रारंभ में पदार्थ ठोस रूप में जैसे बर्फ में रहता है। जब तक यह अपने गलनांक तक नहीं पहुंचता तब तक ऊष्मा देने पर इसका तापमान धीरे धीरे बढ़ता है। गलनांक की बात किया जाए तो गलनांक पर पहुंचने के बाद ठोस पिघलकर द्रव में बदलने लगता है। इस समय पदार्थ ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है लेकिन तापमान स्थिर रहता है और यह छुपी हुई ऊष्मा गलन ऊष्मा कहलाती है। चौथा पॉइंट है वाष्पन ऊष्मा। जब द्रव अपने क्वथनांक पर पहुंचता है तब यह उबलना शुरू करता है और द्रव से गैस में बदलने लगता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इस समय पदार्थ ऊष्मा को अवशोषित करता है और तापमान स्थिर रहता है। यह छुपी हुई ऊष्मा वाष्पन ऊष्मा कहलाती है। उदाहरण पानी का भाप में बदलना। ठीक है, चलिए बात करते हैं गैस के बारे में। जब पूरा द्रव गैस में बदल जाता है तब ऊष्मा देने पर गैस का तापमान बढ़ने लगता है। वाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को ध्यान रखिए। जब पूरा द्रव गैस में बदला जाता है तब ऊष्मा देने पर गैस का जो तापमान है वह बढ़ने लगता है और इस अवस्था में अणु बहुत अधिक वेग से चलते हैं। उनके बीच आकर्षण बल लगभग नगण्य हो जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं पदार्थ के दबाव पर। पदार्थ की अवस्था बदलने पर दबाव का प्रभाव क्या होता है इसके बारे में जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस पर डिस्कशन करते हैं हम लोग। दबाव क्या है? दबाव वह भौतिक बल है जो किसी वस्तु पर लगाया जाता है। जब किसी पदार्थ पर दबाव डाला जाता है तो उसके कण एक दूसरे को करीब आ जाते हैं। ठीक है, अगर किसी पदार्थ पर दबाव लगाएंगे तो उसके जो कण है वह आपस में कण एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ठीक है, जैसे आप जब किसी के साथ लगन लगाते हैं तो आप किसी के करीब पहुंच जाते हैं। जब आप किसी में लगन लगाते हैं तो आप एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। उसी प्रकार जब पदार्थ पर दबाव डाला जाता है तो वह कण एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं गैसों पर दबाव का प्रभाव। जब गैस किसी सिलेंडर रखनली में बंद करके उस पर दबाव डाला जाता है तो गैसों के कण पास आकर तरल अवस्था में बदल जाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करिएगा। जब गैस को किसी सिलेंडर या परखनली में बंद करके उस पर दबाव डाला जाता है तो गैस के कण पास आकर लिक्विड में बदल जाते हैं। वाह भाई, जो गैस का सिलेंडर है उसमें जो गैस है उस पर अगर गैस पर दबाव डालेंगे तो वह गैस के कण जो है वह लिक्विड में बदल जाएंगे, यानी द्रव अवस्था में आ जाएंगे। इसलिए गैस को ठंडा करके दबाव डालकर तरल में परिवर्तित किया जाता है। उदाहरण के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर में दबाव डालकर गैस को तरल रूप में रखा जाता है। अमोनिया गैस को भी उच्च दबाव और कम तापमान पर तरल में लाया जाता है। वाह भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए यहाँ ठोस और द्रव पर दबाव का प्रभाव देखते हैं। ठोस और द्रव के कण पहले से ही बहुत पास होते हैं, इसलिए इन पर दबाव डालने पर कण पास नहीं आ सकते। इस कारण इनकी अवस्था में परिवर्तन दबाव से नहीं होता। तो चलिए हम बात करते हैं आज वेपोरेशन की, इसकी परिभाषा और इसके बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा टॉपिक है, 2 मिनट के अंदर 1 सेकंड मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 सेकंड में इसको ख़त्म किया जाएगा। देखिए वाष्पीकरण क्या है? वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें द्रव की सतह से अणु पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त करके हवा में उड़ जाते हैं और भाप यानी वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। वाष्पीकरण कहलाता है। 100% की एक बात है, द्रव का भाप बनकर उड़ जाना वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे कपड़ों का सूखना, कपड़ों जो गीले होते हैं द्रव अवस्था में होते हैं, सूखने पर पानी वाष्प होकर वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है। पानी का उबलना
जब हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी की जो मात्रा है वह घटने लगती है। क्यों घटती है? क्योंकि जब पानी को गर्म करते हैं तो उसका वाष्पीकरण हो जाता है और वाष्पीकरण भाप बनकर उड़ जाता है। वाष्पीकरण का कारण क्या हो सकता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो पहला कारण ये है, द्रव के अणु हमेशा गति करते हैं। क्या करते हैं? गति करते हैं। दूसरा, सतह पर कुछ अणु की ऊर्जा अधिक होती है। तीसरा, जब यह ऊर्जा अणुओं के बीच आकर्षण से अधिक हो जाती है तो ये उड़ जाते हैं। चौथा, यह प्रक्रिया धीरे धीरे वाष्पीकरण कहलाती है। तो यहाँ कुछ पॉइंट दिया है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तापमान, अगर ये यहाँ से, ये देखिए, ये हमारे एग्जाम में कई बार कई शिफ्टों में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, तो इसको आप ऐसे ही ना जाने दीजिए, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। देखिए पहला क्या है, तापमान, टेम्परेचर। ताप बढ़ने पर वाष्पीकरण क्या हो जाता है? तेज हो जाता है। एग्जाम में आता है तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण, वेपोरेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो टेम्परेचर बढ़ने पर वाष्पीकरण तेज हो जाता है। सतही क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, अगर हम सरफेस एरिया को अधिक करें तो वाष्पीकरण जो होता है वह अधिक होता है, ठीक है। ह्यूमिडिटी की बात करते हैं, आर्द्रता, तो ये उल्टा हो जाता है। जब अत्यधिक ह्यूमिडिटी होने पर वाष्पीकरण कम हो जाता है, ठीक है। अगर आर्द्रता अधिक होगा तो वाष्पीकरण कम होगा, ठीक है। वायु की गति के बारे में बात किया जाए तो हवा तेज़ होने पर वाष्पीकरण बढ़ जाता है। यानी हवा जब तेज़ बढ़ता है तो हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। इसका मतलब वाष्पीकरण जो होता है बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जब हवा चलता है तो वाष्पीकरण बढ़ जाता है। बात करते हैं उत्पादन की, तो उत्पादन क्या है? व्हाट इज सब्लिमेशन? उत्पादन, उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में आए बिना ही सीधे गैस अवस्था में बदल जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है? उत्पादन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्पादन कहा जाता है। इसके मुख्य उदाहरण के बारे में बात करते हैं तो ड्राई आइस यानी सूखी बर्फ, यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, हवा के संपर्क में आती सीधे गैस कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, जिसे धुंध और कोहरा बनता है। ड्राई आइस की बात करें तो यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, हवा के संपर्क में आते ही ये सीधे कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, जिसे धुंध या कोहरा कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं जमे हुए खाद्य पदार्थ के बारे में, फ्रोजन पैकेट फूड्स के बारे में। तो पैकेट बॉक्स में रखे हुए पदार्थ समय के साथ उत्पादन करते हैं, परिणाम स्वरूप पैकेट के अंदर बर्फ़ के क्रिस्टल बन जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं बर्फ़ और हिम के बारे में, तो कुछ परिस्थितियों में ठोस बर्फ़ बिना पिघले वाष्प में बन जाती हैं। इसमें ध्रुवीय, आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में देखा जाता है। बात करते हैं आयोडीन की, लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करने पर आयोडीन क्रिस्टल से बैंगनी रंग की गैस निकलती है। चलिए यहाँ आयोडीन की बात किया जाए तो लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करने पर आयोडीन के क्रिस्टल बैंगनी रंग की गैस निकालते हैं। बात किया जाए आर्सेनिक की, लगभग 615 डिग्री सेल्सियस पर यह सीधे गैस में बदल जाती हैं। बात करते हैं फ्रेशनर यानी रूम पर, हवा के संपर्क में आने पर इनमें मौजूद ठोस पदार्थ गैस में बदल जाता है और चारों ओर गंध फैला जाता है। नैपथलीन गेंदें इसके कपड़ों को कीड़े से बचाने के लिए रखी जाती है। और जिंक यौगिक की बात किया जाए, कम दबाव की स्थिति में कुछ जिंक यौगिक उत्पादन से गुजरते हैं। सल्फर की बात किया जाए तो 25 से 50 डिग्री सेल्सियस पर सल्फर जो है विषैली गैस में बदल जाती है। सल्फर की बात किया जाए, अगर उसको 25 से 30 डिग्री सेल्सियस 25 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में गर्म करेंगे ना, तो वह विषैले पदार्थ में बदल जाता है, विषैली गैस में बदल जाता है। ध्रुवीय वाष्पीकरण की बात किया जाए तो आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर सीधे वायुमंडल में चला जाता है। तो हमारे सामने देखिए क्या है, यहाँ पीरियोडिक टेबल दिया है, यहाँ धातु, अधातु और उपधातुओं के बारे में दिया गया है। तो चलिए हम बात करते हैं फ्रांस के रसायन एंटोनी लॉरेंट लवाजियर और 1743 से 1749 के बीच में सबसे पहले प्रयोगों द्वारा बताया तत्व की परिभाषा दिया, ठीक है। उनके अनुसार उन्होंने कहा, तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक क्रियाओं द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है, तत्व को रासायनिक क्रियाओं द्वारा अन्य पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसी आधार पर इन्होंने तत्वों को 3 वर्गों में बांट दिया, धातु, अधातु और उपधातु के बारे में बांट दिया, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, पृथ्वी पर अब तक कितने तत्व पाए गए हैं? 118 से अधिक तत्वों की जानकारी हो चुका है। पृथ्वी के भूपटल पर लगभग 97.2% भाग केवल 8 तत्वों से निर्मित है, ठीक है।
इन 8 तत्वों के बारे में भी बात करेंगे। तो शेष 2.8% भाग अन्य तत्वों से बना है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है भैया? ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। शरीर में तत्वों की उपस्थिति व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है, यानी अलग अलग शरीर पर तत्वों की जो उपस्थिति है वह अलग अलग होगा। अब तक ज्ञात तत्वों की संख्या जो है 118 से अधिक हो गया है। उनमें से 92 तत्व प्राकृतिक के हैं, जबकि शेष जो है मानव निर्मित आर्टिफिशियल हैं। अधिकतर तत्व जो है ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। 11 तत्व ऐसे हैं जो कमरे के तापमान पर गैस अवस्था में रहते हैं। भैया 118 तत्वों में से 11 तत्व ऐसे हैं जो कमरे के तापमान पर गैस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है। 2 तत्व जो है वह पारा और ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। बताइए भैया 118 तत्वों में से 92 तत्व जो है प्राकृतिक के हैं, 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैस अवस्था में हैं, लेकिन जो 2 तत्व है पारा और ब्रोमीन ये कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। बात किया जाए गैलियम और सीजियम की, तो ये कमरे के तापमान यानी 303 केल्विन से थोड़े अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में बदल लेते हैं। ठीक है। गैलियम और सीजियम जो हैं ये भी द्रव अवस्था में ले लेते हैं, द्रव अवस्था पा लेते हैं। कैसे? जब इनको 303 केल्विन पर टेम्परेचर पर गर्म किया जाएगा। ठीक है। सर्वप्रथम कृत्रिम रूप से बनाया गया तत्व कौन सा है? तो वह टेक्टीनियम है, टेक्नीटियम है। क्या है? जिसे बार्कले ने बनाया था। कौन बनाया था? बार्कले भैया बनाए थे। ठीक है। यहाँ से आपका तो एक क्वेश्चन तो फिक्स है भैया, इससे क्वेश्चन जरूर पूछता है सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबको पता है हाइड्रोजन भैया सबसे हल्का तत्व है। उसमें पूछ ले सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो ऑस्मियम जिसका परमाणु क्रमांक 76 होता है वो सबसे भारी तत्व है। क्या है? सबसे भारी तत्व है। जैसा कि आप लोगों को पता है तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु। तो उसमें अगर पूछा जाए तत्व सबसे भारी तत्व ऑस्मियम होगा। ठीक है। लेकिन और सबसे हल्का तत्व ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन होगा। ठीक है। लेकिन बात किया जाए सबसे हल्का धातु कौन सा है? तो लिथियम होगा। कौन सा होगा? सबसे हल्का धातु कौन सा है? तो लिथियम होगा। और द्रव अवस्था में धातुएं जो हैं देखिए, द्रव धातु तत्व कौन सा है? पारा है। ठीक है। और द्रव अधातु तत्व कौन सा है? ब्रोमीन है। ठीक है। पारा का जो परमाणु क्रमांक होता है 80 होता है, ब्रोमीन का जो परमाणु क्रमांक है 35 होता है। ये हमको याद रहना चाहिए। ठीक है। तो बात किया जाए विद्युत के बारे में, तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो चांदी बहुत ही अच्छा सुचालक है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु तत्व जो है वह चांदी है। विद्युत का सुचालक अधातु तत्व कौन सा है? ग्रेफाइट जो है वह अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक है। जैसा कि कहा जाता है कि सभी धातुएं विद्युत का सुचालक होती हैं और अधातुएं विद्युत का कुचालक होती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको अपवाद देखने को मिलेगा। ग्रेफाइट जो है वह अधातु है लेकिन ये विद्युत का सुचालक है। तो ये एक अपवाद है, ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, इन पर ध्यान देना होगा आपको। बात करते हैं सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व जो है तो सोना है। सोना सबसे आघात वर्धनीय तत्व है। कहा जाता है कि 1 ग्राम सोने से कई हज़ार किलोमीटर का तार बनाया जा सकता है। ठीक है। बात करते हैं क्रियाशीलता की, तो सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। फ्लोरीन अधातु है और सबसे क्रियाशील अधातु तत्व है। ठीक है। और सबसे क्रियाशील धातु तत्व कौन सा है? तो वह सीजियम है, सीजियम 55। यानी सीजियम का परमाणु क्रमांक भी याद कर लीजिए, 55 होता है। सीजियम 55 से याद कर लीजिए, सीजियम का परमाणु क्रमांक 55 होता है और ये सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व है। ठीक है। बात करते हैं सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व। हीलियम जो है वह सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व है भैया। बात करते हैं न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व, तो सीजियम 55। अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं? अभी हम लोग बात किए हैं सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व जो है वह सीजियम 55 है। और अगर बात की जाए सबसे न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व तो ये भी सीजियम 55 ही है। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला तत्व कौन सा है भैया? तो सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला हमारा क्लोरीन 17 है। ठीक है। और सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन है। और सर्वाधिक प्रबल अक्षीकारक तत्व भी फ्लोरीन ही है। देखिए भैया ये दोनों को याद कर लीजिए, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है फ्लोरीन है और सबसे प्रबल अक्षीकारक तत्व भी फ्लोरीन है। ठीक है। तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है वह ऑक्सीजन है। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व सोडियम है। पोटेशियम को भी रखा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन रखा जाता है? सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम होता है, उसके बाद सोडियम होता है। चलिए अब बात करते हैं रासायनिक संयोग के नियम के बारे में। ठीक है। तो रासायनिक संयोग के नियम में आपको देखने को मिलेगा रासायनिक अभिक्रियाओं को नियंत्रित और मूलभूत सिद्धांतों को समझना पदार्थ की प्रकृति को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए 2 नियम दिए गए हैं भैया। एक है द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। भैया इसको आप मिस ना करिए। ठीक है। अगर इसको आप मिस करते हैं तो आपका लगभग 1 नंबर तो कटना फिक्स है। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, आपको हम दिखाएंगे इन सभी के बारे में डिटेल में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो लवाजियर और प्राउस्ट के अग्रणी कार्यों से स्थापित ये नियम यह स्पष्ट करता है कि पदार्थ किस प्रकार आपस में क्रिया करके और जुड़ते हैं। ठीक है।
इनका उदाहरण हो गया सूर्य और तारे हो गए, फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन लाइट, बिजली का चमक, ये सभी है। चलिए आज हम बात करते हैं नए मुद्दे और नए इफेक्टिव सिस्टम के बारे में। आज हम बात करेंगे नए टॉपिक जो हमारे एग्जाम में बहुत ही तीव्र गति से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, बोस आइंस्टीन संगणन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई लोग। इसमें पहला इसकी खोज के बारे में पूछा जाता है। तो 1920 में भारतीय भौतिक शास्त्री सत्येंद्र नाथ बोस ने बोस आइंस्टीन संगणन की खोज की थी। उनके कार्यों पर आधारित होकर अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1924 में एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की। जो नई अवस्था है वह बोस आइंस्टीन संगणन है। इस अवस्था को बाद में बीईसी कहा गया, मतलब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहा जाता है। चलिए निर्माण की शर्तों के बारे में बात किया जाए तो यह अवस्था लगभग शून्य तापमान पर बनती है, लगभग -273 डिग्री सेल्सियस पर। किसी गैस जैसे रुबिडियम और हीलियम में को बहुत ठंडा करके इस अवस्था में लाया जाता है। और बात की जाए तो अत्यधिक ठंडा होने पर कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो लगभग शून्य हो जाती है। अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात किया जाए, यानी विशेषता की, तो सभी परमाणु अपनी अलग अलग पहचान खो देते हैं। बात किया जाए परमाणु की अवस्था, ये एक ही क्वांटम अवस्था में चले जाते हैं। ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे पूरा समूह एक सुपर एटम की तरह हो। और इसमें विशेष गुण देखने को मिलता है, जैसे बिना घर्षण के बहना, बिना प्रतिरोध के विद्युत प्रवाह करना। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए एग्जाम में पूछता है बिना घर्षण के बहाव किसमें देखने को मिलेगा, तो बोस आइंस्टीन संगणन भी इसी में देखने को मिलेगा आपको। बिना प्रतिरोध के विद्युत प्रवाह कहाँ करना होता है, ये सभी इनकी विशेषताएं हैं कि बिना प्रतिरोध के ही विद्युत का प्रवाह करती हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको आप लोगों को ध्यान देना होगा। जैसे अब बात किया जाए इसमें आधुनिक योगदान के, तो मॉडर्न कंट्रीब्यूशन में आपको 2001 में इलेक्ट्रिक कॉर्नवेल और वॉल्फ्रांग कैटरल और कार्ल ई वेमन यूएसए के जो हैं, इन्होंने बीईसी को प्रयोगात्मक रूप से बनाया। इसके लिए इन्हें भौतिक का नोबेल पुरस्कार भी मिला। प्रसार क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। जब कोई पदार्थ अपने कणों के स्वतः गति के कारण दूसरे पदार्थ के कणों के साथ मिलकर समान रूप से फैल जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रसार कहा जाता है, यानी डिफ्यूजन कहा जाता है। यह स्वतः घटित होने वाली प्रक्रिया है। इसमें किसी बाहरी बल की आवश्यकता नहीं होती है। यह ठोस, द्रव और गैस सभी अवस्थाओं में पाई जाती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं स्पीड की। तो गैसों में स्पीड सबसे अधिक होता है, द्रव में माध्यम होता है और ठोसों में सबसे धीमी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मास, यानी द्रव्यमान का संरक्षण नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो बताइए द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे मेथेन, 16 ग्राम मेथेन ले रहे हैं और 32 ग्राम ऑक्सीजन ले रहे हैं। ठीक है, अगर इनका आपस में रिएक्शन कराएंगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड यानी 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगा और 18 गुना 36 ग्राम लगभग जल देखने को मिलेगा। इस प्रकार अगर जोड़ा जाए तो टोटल मास पहले जो था 80 ग्राम था, बाद में भी टोटल मास 80 ग्राम है। इस हिसाब से इस बात से तय हो जाता है कि कुल द्रव्यमान पहले और बाद में समान होता है, यानी द्रव्यमान नहीं बदलता है भैया। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है द्रव्यमान नहीं बदलता है, द्रव्यमान बदलता है लेकिन द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यह नियम बहुत इंपॉर्टेंट था। तो यह नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में द्रव्यमान स्थिर रहता है, न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। ठीक है, बात किया जाए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रॉपर्टीज़ की, स्थिर अनुपात का नियम। तो स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है। यह नियम कहता है कि किसी रासायनिक पदार्थ में तत्व सदैव निश्चित द्रव्यमान अनुपात में उपस्थित होता है। यह नियम कहता है कि रासायनिक पदार्थ में तत्व सदैव निश्चित द्रव्यमान अनुपात में रहता है। ठीक है, तो इनका जो अनुपात है वह 1 और 8 का है। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा 1 और 8 का होता है, चाहे वह नदी, वे कुएँ या वर्षा का जल हो, सभी में जो अनुपात है वह 1 और 8 का होता है। ठीक, चलिए ऐसी ही बात की जाए नाइट्रोजन ऑक्साइड की, तो इसमें एक अनुपात 1 होता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की तो 1 अनुपात 2 होता है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड की ये सभी इनके रूप हैं, इसका 2 और 1 के अनुपात में है। तो दोस्तों हम बात करेंगे आज कंपाउंड के बारे में।
कंपाउंड से हमारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जैसे कंपाउंड क्या है? कंपाउंड दो या दो से अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन द्वारा मिलकर शुद्ध पदार्थ बनाते हैं, उन्हें यौगिक कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर हमारा यौगिक बनता है, ठीक है। तो इनकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं, गुणधर्म के बारे में बात करते हैं। तो यौगिकों के गुण उसके अवयवी तत्वों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। हाइड्रोजन जो है जलने वाला होता है और ऑक्सीजन जो होता है जलाने में सहायक होता है, लेकिन जल आपको बुझाने वाला है होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। यौगिक का गुण उसके अवयवी तत्वों से बिल्कुल भिन्न होता है। जल और ऑक्सीजन अलग अलग हैं। जल 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 ऑक्सीजन नहीं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग है। जैसे हाइड्रोजन होता है जलाने वाला होता है, और हाइड्रोजन होता है जलने वाला होता है, और ऑक्सीजन जलाने वाला होता है, लेकिन जल जो होता है वो आग बुझाने वाला होता है, ठीक है। बात करते हैं हम लोग अवयवों की पृथक्करण की। तो अवयवों के पृथक्करण के बारे में जब बात करते हैं तो यौगिकों के अवयव तत्वों को किसी यांत्रिक या भौतिक विधि से अलग नहीं किया जा सकता है। यौगिकों के अवयव तत्वों को किसी यांत्रिक या भौतिक विधि से अलग नहीं किया जा सकता है, उन्हें केवल रासायनिक विधियों से ही अलग किया जा सकता है। तत्वों के जो यौगिक हैं उनको भौतिक विधि से अलग नहीं कर सकते भैया, आप उनको अलग करने के लिए रासायनिक विधियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे जल विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए निश्चित अनुपात, डिफिनिट प्रपोर्शन की बात करते हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। यौगिक हमेशा अपने अवयव तत्वों के द्रव्यमान के निश्चित अनुपात से बनते हैं। जल में 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन होता है। ये हमारे एग्जाम में पूछता है द्रव्यमान के अनुसार अनुपात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, तो 1:8 का होता है। एनर्जी चेंज के बारे में बात करते हैं तो यौगिक बनने की क्रिया में ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है। 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन मिलाकर 18 ग्राम जल बनाता है भैया। इस क्रिया में 286 कैलोरी जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बात करते हैं अब हम लोग इनके पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है यौगिकों को 2 भागों में बांटा गया है, एक कार्बनिक यौगिक और एक अकार्बनिक यौगिक। तो परिभाषा की बात किया जाए, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले यौगिक को कार्बनिक यौगिक यानी हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, और वे यौगिक जो सामान्यतः कार्बन और हाइड्रोजन का बंध नहीं बनाते हैं वे अकार्बनिक यौगिक होते हैं। जैसे हम लोग जब पढ़ते हैं इंटर में या इंटर के बाद तो कंपाउंड के बारे में पढ़ना होता है। तो कंपाउंड को 2 भागों में बांट दिया गया होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ऐसे ही केमिस्ट्री को भी बांट दिया गया है। जब आप इंटर या हाई लेवल में जब पढ़ेंगे या बीएससी करेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग रहेगा और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग रहेगा, ठीक है। इन सभी के बारे में आपको चर्चा करने को मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग वो सब बात छोड़ते हैं, यहाँ देखते हैं मुख्य तत्व क्या है। तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये जो तत्व हैं ये मुख्य तत्व है, ठीक है। और अकार्बनिक यौगिक में धातु, अधातु, लवण, धात्विक ऑक्साइड ये सभी आ जाएंगे, ठीक है। प्रकृति की बात किया जाए तो कार्बनिक यौगिक कॉम्प्लेक्स रूप में होते हैं यानी इनकी जटिल संरचना होती है, और बात किया जाए तो अकार्बनिक यौगिक ये तरल अवस्था में रहते हैं, ठीक है। बात करते हैं बंध यानी बॉन्डिंग की, तो कार्बनिक यौगिक प्रायः सहसंयोजक बंध बनाते हैं, लेकिन अकार्बनिक यौगिक जो है आयनिक और सहसंयोजक बंध दोनों बनाते हैं भैया। क्या बताएं हम, कार्बनिक यौगिक जो है वह सहसंयोजक बंध बनाते हैं, लेकिन अकार्बनिक यौगिक हैं जो सहसंयोजक और आयनिक बंध दोनों बनाते हैं। बात करते हैं गलनांक और क्वथनांक की, तो कार्बनिक यौगिक का गलनांक जो होता है वह क्वथनांक बहुत कम होता है, रेयर होता है। लेकिन बात किया जाए तो गलनांक और क्वथनांक की बात किया जाए अकार्बनिक यौगिक में सबसे अधिक होता है। बात किया जाए दहनशीलता की, तो कार्बनिक यौगिक में अधिकांश दहनशीलता देखने को मिलेगा, अकार्बनिक यौगिक में अदहनशीलता मिलेगा। बात किया जाए विलेयता की, तो जल में प्रायः अविलेय परंतु कार्बनिक विलायक जल में विलेय होते हैं, और अकार्बनिक यौगिक जल में अधिकांश विलेय होते हैं। जीवों के संबंध में बात किया जाए तो जीव रसायन जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, एंजाइम आदि, और अकार्बनिक यौगिक में बात किया जाए तो अम्ल, क्षार, धातु, गैसें आदि। उदाहरण के लिए मीथेन, इथेनॉल, ग्लूकोज ये सभी कार्बनिक यौगिक हैं। बात किया जाए नमक, HCl, H2SO4, कैल्शियम कार्बोनेट ये सभी अकार्बनिक यौगिक हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज इतना ही,
फिर अगली क्लास में हम मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो, अगर ये कंटेंट बेस्ट लगता हो, तो आप हमारा सपोर्ट करिएगा, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन काम किया जाए। तो अगला जो चैप्टर है वह मिक्सचर है, तो इसको आज नहीं डिस्कशन किया जाएगा। अगला अगर आप चाहेंगे तो नेक्स्ट लेवल पर जाकर इसके बारे में चर्चा करेंगे, गहन अध्ययन करेंगे और हम सभी एग्ज़ामों को ख़त्म करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है यहीं से बनता है भैया। और जितना आप लोग इतना तैयार किए हैं, अगर इसको एक बार रिवीजन कर लें तो लगभग 2 से 3 नंबर तो यहाँ से तो फिक्स है आपके एग्ज़ाम में। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आप आरआरबी एनटीपीसी दें, टेक्नीशियन दें, लोको एलपी दें, मतलब लोको कुछ भी, चाहे एसएससी के एग्ज़ाम हुए, उन सभी में एक क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछते हैं। ठीक है, तो नमस्ते दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। इसके लिए बाय बाय, टाटा।